हेलो स्टूडेंट्स, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के अंदर एक अलग से ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम रसायन विज्ञान की एक नई शाखा कार्बनिक रसायन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके बारे में आज हम कॉमन सभी बातें पढ़ेंगे। फिर कुछ क्लासेस जो है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेंगी आगे। तो अपने पहली क्लास स्टार्ट करते हैं कार्बनिक रसायन से। ठीक है, देखें, सबसे पहले हमारे पास परिभाषा आ जाती है कि क्या है ये कार्बनिक रसायन, क्योंकि जब तक हमें इस शाखा का पता नहीं चलेगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि हम किस टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कार्बनिक रसायन। हम पहले ये देखेंगे कि ये इंग्लिश में लिख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले देखिए, लास्ट में शब्द लिखा हुआ है रसायन। इसका मतलब सबसे बड़ी शाखा कौन सी है? रसायन। और रसायन के अंदर हमने कौन सी पढ़नी है? कार्बनिक। तो हम क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन, जिसके अंतर्गत कार्बन एवं इसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, इसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कहलाता है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब सबसे बड़ी शाखा कौन सी है? रसायन विज्ञान है। सबसे बड़ी शाखा कौन सी है? रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान के अंदर हम कौन सी शाखा की बात कर रहे हैं? रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करें? कार्बन का और इसके किसका? यौगिकों का। उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। तो हमें दिख रहा है रसायन से तो बन जाएगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ये देखो ये कार्बनिक लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर किसका अध्ययन करना है? कार्बन का और इसके किसका? यौगिकों का। तो मोटी मोटी बात कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें कार्बन और इसके यौगिकों का जो अध्ययन करना है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। रसायन से तो बना लो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक का मतलब कार्बन और इसके यौगिक। तो इंपॉर्टेंट है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं इसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कार्बन से संबंधित ही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बन की सामान्य जानकारी। कार्बन की सामान्य जानकारी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन की सामान्य जानकारी, इसके कुछ बिंदु पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक नंबर पे जो पॉइंट है
वो है कि कार्बन का संकेत, और कार्बन का संकेत क्या है? सी। कार्बन का संकेत क्या है? सी। 2 नंबर पे कार्बन तत्व की प्रकृति। तो कार्बन एक क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। तीसरा, कार्बन से संबंधित वर्ग, यानी कौन से वर्ग में कार्बन आता है? तो ये है हमारा 14वां वर्ग, 14 ग्रुप। 14वें वर्ग से संबंधित है कौन सा? कार्बन। फोर्थ पॉइंट जो है, देखिए ध्यान से, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p2, यही है। कैसे? क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर पे है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो 2 1s में आ गए, 2 2s में और 2 2p में। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p2, 2 और 2 4 और 2 6, टोटल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए कि यहां n बराबर कितना है? 2 है। यहां n बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, तो जिसमें n का मान बड़ा है वो कौन सा कोष है? बाहरी कोष है। ये कौन सा कोष है? यही हमारा बाहरी कोष है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। यही हमारा बाहरी कोष है और यही हमारा क्या है? संयोजी कोष है। तो देखिए बाहरी कोष या संयोजी कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4। ठीक है, अब यहां देखो, यहां n का मान 1 है तो ये 1 हो गया। यहां दोनों में n का मान क्या है? 2 है, तो n का मान 2 का मतलब जिसमें n का मान ज्यादा है वो बाहरी कोष है। इन दोनों में n है, तो 2s और 2p, ये कौन सा कोष है? बाहरी कोष, या इसी को क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने? 2 और 2 4। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारा, 5th पॉइंट, कार्बन के बाहरी कोष में, बाहरी या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। नेक्स्ट 6 नंबर पे, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, अर्थात कार्बन की संयोजकता कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कार्बन के बाहरी या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इस संयोजी कोष से ही क्या बन जाएगी? संयोजकता। तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 4 है तो संयोजकता भी कितनी है? 4 है। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले बंधों की
संख्या, कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले बंधों की संख्या बराबर कितनी? 4। इसका मतलब कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन भी 4, कार्बन के बाहरी कोष में या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 4, संयोजी से संयोजकता कितनी? 4। कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले बंधों की संख्या भी कितनी? 4। इसका मतलब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन पूछ ले, चाहे संयोजकता पूछ ले, चाहे कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले बंधों की संख्या पूछ ले, तो ये टोटल आंसर कितना होगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पे कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो कार्बन आवर्त सारणी में कितने नंबर सीट पे बैठा है? 6 नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या। तो कार्बन में अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछे तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और परमाणु क्रमांक अर्थात किसकी संख्या? प्रोटॉनों की। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। नंबर 10, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता है कि जितनी संख्या प्रोटॉन की है उतनी संख्या किसकी है? इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो भी कितना है? 6 है। तो देखिए ये सारा कॉलम, संयोजी कोष पूछे 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता पूछे 4, बंध कितने बनाता है? 4, परमाणु क्रमांक कितना है? 6, परमाणु क्रमांक से क्या बना? प्रोटॉन। पे से परमाणु क्रमांक, पे से प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 6, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तभी तो तत्व क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, इसके बाद एक नोट डाल के लाइन लिखेंगे जो काम की है। आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसमें श्रृंखलन का सर्वाधिक गुण पाया जाता है, वह कार्बन तत्व ही है। वह कार्बन तत्व ही है, यानी आवर्त सारणी का ऐसा तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, उस तत्व का नाम क्या है? कार्बन तत्व है। ठीक है, अब ये श्रृंखलन क्या है उसको देख लीजिए शॉर्ट में। श्रृंखलन, कैटेनेशन। श्रृंखलन का अर्थ है श्रृंखला, यानी चेन, श्रृंखला बनाने की क्षमता। अर्थात कार्बन ऐसा तत्व है जो चेन बनाता है। इसका मतलब कि कार्बन के अंदर इस तरह सारे कार्बन एक चेन बनाते हैं, आपस में रेल के डब्बों की तरह जुड़े होते हैं। ठीक है,
तो ये चेन बनाते हैं। ये चेन सीधी भी हो सकती है, ये चेन शाखित भी हो सकती है। तो जब सभी कार्बन इस तरह आपस में एक चेन बनाते हैं तो इस चेन बनाने के गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन। और श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? कार्बन तत्व में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसके बाद कार्बन से संबंधित कुछ बातें जो हैं वो कुछ वैज्ञानिकों ने बताई है, ठीक है। कार्बन से संबंधित कुछ बातें कुछ वैज्ञानिकों ने बताई है। और सबसे पहले जो वैज्ञानिक है, केकुले का सिद्धांत। केकुले का सिद्धांत, केकुलेस थ्योरी, यानी केकुले सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? कार्बन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्या कहती है? बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब इसके मुख्य बिंदु लिखते हैं केकुले के सिद्धांत के, ठीक है। मुख्य बिंदु कि केकुले के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं वो लिखते हैं। सबसे पहला बिंदु 1 नंबर पे केकुले ने क्या बताया? सबसे पहले 1 नंबर पे ये जो केकुले का सिद्धांत है ये पूछ ले कि किस सन में दिया गया है, तो ये 1858 में दिया गया, 1858 के अंदर। तो मुख्य बिंदु क्या है 1 नंबर पे? कार्बन चतुष संयोजकता दर्शाता है। चतुष संयोजकता दर्शाता है, अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। तो पूछ ले कि कार्बन की संयोजकता 4 है, ये बात किसने बताई? केकुले ने, ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। काफी सारी बातें जो हैं इस सिद्धांत से हमें पता चलती हैं। दूसरा, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर खुली व बंद श्रृंखला युक्त यौगिक बनाता है। इसका मतलब कार्बन जो है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर जो है वो खुली और बंद श्रृंखला युक्त क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 तरह के यौगिक बनेंगे, खुली व बंद श्रृंखला वाले। ये सारी बातें आगे हम कंप्लीटली करेंगे कि खुली श्रृंखला वाले कैसे होते हैं, बंद श्रृंखला वाले कैसे होते हैं, पूरी डिटेल बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बंद श्रृंखला से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, ओपन चेन से संबंधित कैसे प्रश्न है। तो ये सारी बातें एक बार के लिए इस थ्योरी के मुख्य बिंदु है। तो पूछ ले कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये बात किसने बताई? केकुले ने। दूसरी बात कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ यौगिक बनाता है। वो यौगिक 2 प्रकार के हैं, वो खुली चेन के भी हो सकते हैं और वो बंद चेन के भी हो सकते हैं। अब होते कैसे हैं वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये 3 कार्बन की खुली चेन है, ठीक है। और इसी तरह ये 3 कार्बन की बंद चेन है। इसमें तीनों कार्बन आपस में एक बंद श्रृंखला के द्वारा है और इसमें खुली श्रृंखला के द्वारा है, अर्थात ये आपकी ओपन चेन है और ये आपकी क्लोज चेन है। ये खुली श्रृंखला है
ये खुली श्रृंखला है और ये बंद श्रृंखला है। नंबर 3 मुख्य बिंदु तीसरा, कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है। यहां से एक महत्वपूर्ण टॉपिक और सामने आ जाता है, इस एकल बंध से, द्विबंध से, त्रिबंध से। ठीक है, अब यहां से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है, तो यहां से इसके एग्जाम्पल्स पता चल जाते हैं। जैसे यदि कार्बन किसी दूसरे कार्बन से एकल बंध से जुड़ा होता है, यदि कोई कार्बन किसी दूसरे कार्बन से एकल बंध से जुड़ा होता है, तो इस तरह के यौगिक को हम एल्केन कहते हैं। इस तरह के यौगिक को हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और यदि कोई कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ द्विबंध यानी डबल बॉन्ड से दो बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के यौगिक को हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। इस तरह के यौगिक को हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। नंबर 3, यदि कोई कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीन बंधों के द्वारा, त्रिबंध के द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, तो इस तरह के यौगिक को हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। इस तरह के यौगिक को हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो सबसे पहला है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दूसरा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और तीसरा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एल्केन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है वो आपका क्या है? एल्काइन है। यहां एक बात ये भी याद रख सकते हैं कि इन तीन शब्दों में से तीसरा शब्द सबसे बड़ा है, तो जो शब्द बड़ा है उसमें बंधों की संख्या भी क्या है? ज्यादा है। जो सबसे बड़ा नाम है उसमें बंधों की संख्या भी क्या है? ज्यादा है। तो ये हमारे पास है कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध से, द्विबंध से और त्रिबंध से जुड़ा होता है। और डाल के लिख सकते हैं यहां एक लाइन, कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के अलावा कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के अलावा के अतिरिक्त किसी दूसरे से भी जुड़ा हो सकता है। से जुड़ा हो सकता है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के अतिरिक्त
किसी दूसरे परमाणु से भी जुड़ा हो सकता है। यानी कार्बन कार्बन के साथ तो बंध बना ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कार्बन दूसरे तत्वों के साथ भी बंध बना सकता है। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये रहा कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ भी बंध बना सकता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी बंध बना सकता है। यहां देखिए ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, और कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो 2 बंध तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दिखा दिए, ठीक है, और 2 बंध हमने सिंगल दिखा दिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कार्बन टोटल कितने बंध बना रहा है? 4, और ऑक्सीजन कितने बंध बना रहा है? 2। अर्थात ये सूत्र बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। तो कार्बन किसी अन्य परमाणु के साथ, यहां अन्य परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है, तो किसी अन्य परमाणु के साथ भी बंध बना सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल और है साइनाइड का। साइनाइड को ऐसे लिखते हैं CN, तो इसको अगर खोल के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, इसके 3 पूरे हैं, कार्बन 4 बनाता है, तो 3 तो ये रहे और 1 कार्बन का ये रहा। याद रखना, जो किसी भी 2 परमाणुओं के बीच में जो बंध है वो इसके भी काउंट होते हैं और इसके भी काउंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां ये 2 परमाणु हैं, इनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कार्बन का भी काउंट होता है और नाइट्रोजन का भी काउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्केन कोमा एल्कीन एवं एल्काइन का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन एल्कीन व एल्काइन का तुलनात्मक अध्ययन हम देखेंगे। अब मेन काफी बिंदुज हैं जो हमें देखने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम कॉलम सेट कर लेते हैं इसके। देखिए 1 नंबर पे मुख्य बिंदु, 1 नंबर पे मुख्य बिंदु, नंबर 2 पे एल्केन, फिर एल्कीन, फिर इसके बाद एल्काइन। एल्केन कोमा एल्कीन व एल्काइन। मुख्य बिंदु में सबसे पहले 1 नंबर पे आता है संरचना सूत्र। 1 नंबर पे क्या आता है? संरचना सूत्र, ठीक है। संरचना सूत्र देखिए इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं संरचना सूत्र को? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। आगे वाले में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और आगे वाले में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये इसका संरचना सूत्र है एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। एल्केन का कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन,
एल्कीन का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एल्काइन का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन ने कितना बंध बना रखा है? एक। इसका मतलब कार्बन बनाता कितने हैं? 4, लेकिन बना कितना रखा है? एक। तो हम इसमें कितने बंध और दिखा देंगे? 3। ठीक है, इस कार्बन ने कितना बंध बना रखा है? एक। कितने कम है? 3। तो हम 3 बंध इसमें और दिखा देंगे, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह यहां इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं? 2। कितने बनाता है? 4। कितने की कमी है? 2 की। तो ये हम 2 बंध इस तरह दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं? 2। कितने बनाता है? 4। 2 बाकी हैं, तो ये 2 और दिखा देंगे, ये लो। इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं? 3। कितना रह गया? 1, तो 1 बना दो। इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं? 3। कितना कम है? 1, तो 1 बना दो, ये रहा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब मेन बात सुनो, इसकी परिभाषा क्या है? यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो क्या है? एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, 2 बंध है, तो एल्कीन है। कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है, 3 बंध है, तो क्या है? एल्काइन है। यह है इसकी संरचना सूत्र की जानकारी। नंबर 2 पे आएगा सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, आगे वाले का फॉर्मूला है CnH2n और इसके आगे वाले का CnH2n-2। इसका मतलब आप सेंटर वाले को देखिए, सेंटर वाले में C के पैर में N है, H के पैर में 2N है। ठीक है, अब आप भी देखिए, ये सेंटर वाला, इसमें देखिए C के पैर में N है, H के पैर में 2N है, इसका मतलब इतना तो सेम ही है। और ये देखिए C के पैर में N है, H के पैर में 2N है, इसका मतलब इतना तो सेम है। तो ये इतनी डिजिट तो तीनों में क्या है? सेम है। तो सेंटर वाले डिजिट को उठाइए, CnH2n, इसमें 2 जोड़ दें तो क्या बन जाता है? एल्केन, और 2 घटा दें तो क्या बन जाता है? एल्काइन। यानी एल्कीन वाले सूत्र के अंदर अगर 2n में 2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी? एल्केन, और 2n में 2 घटा दूं तो क्या बन जाएगी? एल्काइन। और ये जो 2 जोड़ रहे हैं या 2 जो घटा रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। और पूछ ले कि यहां n बराबर है कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो पूछ ले आपसे कि यहां पैर में n का मतलब क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। यदि कार्बन 1 है तो n का मान कितना होगा? 1, तो यहां 1 1 लिखोगे। यदि कार्बन 2 है तो n का मान क्या हो जाएगा? 2। तो ये संरचना सूत्र, और नीचे वाला क्या है? सामान्य सूत्र। ये कितने बिंदु हो गए हमारे पास? 2। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद फिर से वही सेम बातें। मुख्य बिंदु, एल्केन, फिर एल्कीन, और उसके बाद एल्काइन। पीछे हमने कितने बिंदु पढ़ लिए? 2। अब हम तीसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं 3 नंबर पे। संकरण क्या है? संकरण,
एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो संकरण होता है sp3। संकरण क्या होता है? sp3। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो कार्बन का संकरण क्या है? sp2। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध हो, तो संकरण क्या होता है? sp। संकरण क्या होता है? sp। ये संकरण हो गया। संकरण आने के बाद अब इनकी आकृति देख लेते हैं। 4 नंबर पे आकृति, 4 नंबर पे आकृति। आकृति कैसी हो जाएगी? जब संकरण sp3 है तो आकृति कैसी है? चतुष्फलकीय। कैसी है? चतुष्फलकीय। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय। sp2 संकरण में कैसी है? त्रिकोणीय। और उसके बाद नेक्स्ट sp में कैसी है आकृति? रेखीय। कैसी है? रेखीय। 4 नंबर आकृति हो गया, तो फिर 5 नंबर पे क्या हो जाएगा? बंद कोण। 5 नंबर पे क्या हो जाएगा? बंद कोण। तो पहले में बंद कोण कितने डिग्री है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरे में बंद कोण 120 डिग्री। तीसरे में बंद कोण 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बंद कोण। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर पॉइंट, 6 नंबर सॉरी, बंद लंबाई। बंद लंबाई, तो बंद लंबाई किसके बीच की देखनी है? कार्बन कार्बन के बीच की। ठीक है, तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच की बंद लंबाई है 1.54 एंगस्ट्रॉन। यहां लंबाई को किस में माप रहे हैं? एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद इसकी देखें तो 1.34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और नेक्स्ट की देखें तो उसकी है 1.20 एंगस्ट्रॉन। ये कार्बन कार्बन के बीच की क्या है? बंद लंबाई है। ये कार्बन कार्बन के बीच की क्या है? बंद लंबाई है। ठीक है, ये भी हमारे पास काम का है। 1.54 एंगस्ट्रॉन, 1.34 एंगस्ट्रॉन, 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो ये हमारे पास हो गया बंद लंबाई का। ठीक है, इसके बाद इसके फॉर्मेट में बंद ऊर्जा की भी मान दे रखे हैं, तो हमें वो मान याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास कार्बन के जो 3 बंधों के हिसाब से जो यौगिक हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों हमने इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है वो आज हमने देखा है, इसमें पढ़ा है। ठीक है, और इसके बाद तो एक छोटी सी बात इसके अंदर और देख लेते हैं। नोट में 1 नंबर पे बंद लंबाई का घटता क्रम। बंद लंबाई का घटता क्रम। तो हमारे पास 3 दे रखे हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बीच में केवल एक बंध है, इन दोनों के बीच में 2 बंध है, और इन तीनों दोनों के बीच में कितने बंध हैं? 3 बंध है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यदि दोनों के बीच में एक ही बंध है तो इस बंध को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 2 बंध है, यहां क्या है? 3 बंध है, तो इनको हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो बंध लंबाई का, यदि कार्बन कार्बन के बीच में बंधों की संख्या कम है तो उसकी बंध लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में बंधों की संख्या ज्यादा है तो उसकी बंध लंबाई क्या होगी? कम होगी। तो बंध लंबाई का घटता क्रम कैसे होगा? सबसे ज्यादा बंध लंबाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की,
उससे कम किसकी है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और सबसे कम किसकी है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो बंध लंबाई का घटता क्रम ये हो गया, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई सबसे क्या है? ज्यादा है, जिसका मान भी हमने लिखा था 1.54 एंगस्ट्रॉन, इसका 1.34 एंगस्ट्रॉन था और इसका 1.20 एंगस्ट्रॉन था। तो देखिए जिसकी बंध लंबाई ज्यादा है उसका मान भी क्या है? ज्यादा है। तो जहां बंध कम है वहां बंध लंबाई क्या है? ज्यादा है। यहां बंध कम है, बंध लंबाई ज्यादा है। यहां बंध इसकी तुलना में ज्यादा है तो बंध लंबाई कम है। यहां सबसे ज्यादा बंध है तो यहां बंध लंबाई सबसे क्या है? कम है। ये बंध लंबाई का क्या है? घटता क्रम। इसके बाद दूसरा पॉइंट, बंध ऊर्जा का घटता क्रम। बंध ऊर्जा का घटता क्रम। तो हमारे पास तीन वही, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये तीन प्रकार के बंध हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, बंध जितने ज्यादा होंगे, तो हम नोट में ये बात लिख सकते हैं कि बंधों की संख्या किसमें? कार्बन कार्बन के मध्य। बंधों की संख्या कार्बन कार्बन के मध्य जितनी ज्यादा होगी, बंध ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। बंध लंबाई उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। तो बताइए यहां हम अब लिखें बंध ऊर्जा का घटता क्रम। बंध ऊर्जा का घटता क्रम। तो बताइए जिसमें बंधों की संख्या ज्यादा है उसकी बंध ऊर्जा भी ज्यादा है। तो यहां बताइए सबसे ज्यादा बंध किसमें है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में। तो जिसमें बंध ज्यादा है उसकी बंध ऊर्जा ज्यादा है, और जिसकी बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा है वो कितने नंबर पे आएगा? पहले नंबर पे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो ये क्रम हो गया हमारे पास बंध ऊर्जा का घटता क्रम में पहले नंबर पे वो आएगा जिसका मान सबसे ज्यादा है। तो तीन बंध है, बंध सबसे ज्यादा तो बंध ऊर्जा ज्यादा, बंध लंबाई कम। बंध कम, बंध ऊर्जा कम, बंध लंबाई ज्यादा। सबसे कम बंध तो बंध ऊर्जा सबसे कम, बंध लंबाई सबसे ज्यादा। तो बंधों की संख्या जितनी ज्यादा बंध ऊर्जा उतनी ही ज्यादा। ये देखिए बंधों की संख्या जितनी ज्यादा बंध ऊर्जा उतनी ज्यादा, बंध लंबाई उतनी ही कम। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमने कार्बनिक रसायन को स्टार्ट किया, जिसमें हमने कार्बन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। कार्बन से संबंधित हमने केकुले सिद्धांत को देखा। उसके बाद हमने कार्बन कार्बन बंधों के आधार पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो क्या किया है विभाजन, ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमने इस क्लास में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। तब तक धन्यवाद।